everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम मूव कर रहे हैं इस यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज एवोल्यूशन. सो व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, कैसे इस धरती पर लाइफ आई? एवोल्यूशन बेसिकली बात क्या है कि हम पास्ट में देखेंगे कि जब हम नहीं थे इस धरती पर, तो इस धरती पर ये जो अर्थ कैसे डेवलप हुई, यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ, देन अर्थ कैसे डेवलप हुई, कैसे इस अर्थ के ऊपर लाइफ डेवलप हुई कि आज बहुत छोटे से टाइनी ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करके इस धरती पर लाइफ की, हम कैसे आज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट इज होमो सेपियंस, जिन्होंने पूरी इस धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कब्जा किया हुआ है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. बट आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमारी जो धरती जैसे आज हमें दिखती है इतनी सुंदर, ये शुरू से ऐसी नहीं थी. ठीक है, पहले ना तो कुछ ऐसा था कि अर्थ थी, अर्थ के ऊपर कोई लाइफ थी, कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे यूनिवर्स कैसे बना, फिर हम देखेंगे अर्थ कैसे बनी, फिर हम देखेंगे इस अर्थ पर कैसे कैसे लाइफ फॉर्म्स आई, डिफरेंट लाइफ फॉर्म के आने की जो पीरियड्स थे, जो इराज थे, वो कौन कौन से थे. तो कहने का मतलब ये एक तरह से आपके पास क्या है कि एक आप फोल्डेड कारपेट को खोलेंगे सामने, जिसके ऊपर लिखी हुई है पूरी स्टोरी. हम झांक रहे हैं पास्ट में. ठीक है, पास्ट में हम पूरी की पूरी स्टोरी को आज चलाएंगे थ्रू दिस चैप्टर एवोल्यूशन, और कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में ख़त्म करने की, ताकि आपका जल्दी जल्दी क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए. तो आप देख पा रहे हैं एवोल्यूशन का मतलब, पहले जो मैन थे वो कैसे दिखते थे. ठीक है, धीरे धीरे थोड़े सीधे खड़े होते गए और सीधे होते गए. इनके हाथ में देखो, किसी के हाथ में पत्थर दिख रहा है आपको, किसी के हाथ में वेपन्स दिख रहे हैं, फिर ये वेपन्स दिख रहे हैं. करते बहुत सारे स्टेजेस से पास करते वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑन दिस अर्थ, जैसा कि आज आप देख पाते हैं. ठीक है, तो हम भी शुरू से हमेशा ऐसे नहीं थे. तो बेसिकली क्या है एवोल्यूशन, क्या है, एक तरह से एक ऑर्डरली चेंज है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब आपसे क्यों पूछे व्हाट इज एवोल्यूशन, तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज करती जा रही है. यहाँ हम ये बात नहीं करेंगे कि सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स में ठीक है डेवलप हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि जो एडवांस फॉर्म्स है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दे आर मोर एडवांस्ड. ठीक है, इट इज जस्ट एक फॉर्म कैसे दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है. ओके, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस अर्थ. पूरी एवोल्यूशन की हिस्ट्री को समझना है अगर, तो आपको इस धरती पर आई हुई जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उनकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा. दैट इज एवोल्यूशन, राइट? सो एवोल्यूशन को ना बेटा हम 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे. पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, फिर डिफरेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे बातों को करते करते हम देखेंगे एट लास्ट ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फर्स्ट पार्ट, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्या मानते हो कैसे आई लाइफ? क्या किसी गॉड ने क्रिएट की, या कुछ बाहर से ऐसे एलियंस आए जिन्होंने आके लाइफ को बसाया? बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं हमारे पास ये दिखाने के लिए कि हाँ इस धरती पर लाइफ कैसे आई थी. हम ये बातें कर रहे हैं जब हम नहीं थे, बहुत सालों पहले, जब हमारे साइंटिस्ट ने अपने दिमाग चलाने शुरू किए कि इस धरती पर लाइफ आई कैसे. ठीक है, तो सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी. वो स्टेट करती है दैट जो यूनिवर्स है दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड अबाउट 20 बिलियन ईयर्स एगो. एक बहुत बड़ा धमाका हुआ आज से 20,000 साल पहले, 20 बिलियन ईयर्स एगो, 20 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके से क्या जनरेट हुआ, यूनिवर्स, सब कुछ इधर उधर फैल गया. ठीक है, तो दैट इज बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है देखो, और उसमें से बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज बनी. जब यूनिवर्स में धमाका, मतलब जब बहुत बड़ा धमाका हुआ तो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स इधर उधर फैल गए और बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, जिनमें से एक गैलेक्सी थी मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी जो अर्थ है उसी गैलेक्सी का एक पार्ट है. तो अर्थ करीबन कितने साल पहले बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो.
ये बेटा जो आपको नंबर है याद रखने हैं। 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ, एंड देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्ली अर्थ। आज जो हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाटएवर, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वो जो पिघला हुआ लावा था ना, जो ह्यूज धमाके से धरती में से वोल्केनोस फटते रहते थे, तो वहाँ से मोल्टन मास से ये जो गैसेस निकली, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आर रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मासेस, उन्होंने पूरी अर्थ को कवर कर लिया, ठीक है, कवर द होल सरफेस। देन उसके बाद क्या हुआ बेटा, यूवी रेज, जो सन तो था ही उस टाइम पे, ठीक है, तो सन में से ना अल्ट्रावायलेट रेज निकलती थी। उन अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। वाटर वेपर्स जो थे मोल्टन मास में से निकल रही थी, कुछ गैसेस थी जिन्होंने अर्थ को कवर किया। अल्ट्रावायलेट रेज जब उसके ऊपर पड़ी तो वाटर वेपर्स ब्रेक डाउन हो गए, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन कर गई बेटा, अमोनिया के साथ और CH1 मीथेन के साथ, क्या बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, मतलब इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए। H2O2 अमोनिया के साथ मिलके कुछ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स बनाए, कुछ मीथेन के साथ मिल गए, तो जिससे क्या बना बेटा, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा बननी शुरू हो गई, ठीक है। और इस पूरी धरती के ऊपर जैसे ही और O3 से क्या बन गया बेटा, ओजोन लेयर बन गई, जो कुछ ऑक्सीजन जाके फ्री ऑक्सीजन के साथ जाके मिलके O3 बनने की वजह से ओजोन बन गई, जिसने एक कवरिंग बनानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जो वाटर वेपर्स थे, ओजोन लेयर बनने से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट थी, अल्ट्रावायलेट रेज की जो टेंडेंसी थी, जो हीट का इफेक्ट था, वो कम हो गया ओजोन लेयर बनने से, राइट। तो जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, क्या हुआ, वो जो वाटर वेपर्स थे वो रेन की फॉर्म में, बहुत ही मतलब भयंकर वाली जो रेन बोलते हैं, वो वाली रेन फॉल करनी शुरू की अर्थ पर, और धीरे धीरे अर्थ के ऊपर क्या डेवलप होने शुरू हो गए, ओशियंस डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें पता है कि जो लाइफ है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई। तो ओशन बनने के बाद ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स एगो ही लाइफ आई है, किसके ऊपर, इस अर्थ के ऊपर। अर्थ कब बनी बेटा, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और लाइफ कब आई, 4 बिलियन ईयर्स एगो। तो क्या बन गया, हमारे पास ओशियंस बनने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपनी थ्योरीज दी, नहीं पता था कैसे लाइफ आई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हमने देखा, लाइव अर्थ को देखा। तो उस टाइम की कुछ जो पॉपुलर थ्योरीज थी जो ये बताती थी कि इस अर्थ पर लाइफ आई कैसे, उनमें से पहली थ्योरी थी बेटा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। कुछ नॉन लिविंग सी चीज़ें कुछ वो उन्होंने जनरेट किया। देन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, special creation, theory of special creations, then theory of chemical evolution, which is the most accepted form of theory to accept the, जिसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस क्या कह रही है, नाम से समझ में आ रहा है। ए बायोजेनेसिस समथिंग नॉन लिविंग चीज़ें हैं, है ना, समथिंग नॉन लिविंग। वो क्या थी, ये कहते थे कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, डिकेइंग और रोटिंग मैटर है, जैसे कीचड़ हो गया, कुछ स्ट्रॉज हो गए, इनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ये सूखी पत्तियाँ, जिनके अंदर कुछ उन्होंने वॉर्म्स देखे, है ना, कुछ कीड़े से आने शुरू हो जाते हैं। आज हमें पता है क्यों आते हैं, बट उस टाइम पे नहीं पता था। तो ऐसा बोला गया कि जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं मड, स्ट्रॉ एटसेट्रा से जनरेट हुई है। उसको बोला थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जहां भी कीचड़ दलदल होगा वहां कीड़े वीड़े आने शुरू हो गए, इसको इन्होंने नाम दिया बेटा लाइफ का। देन थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने दिखाया, आपके लुईस पैस्चर जी ने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने क्या शो किया कि लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट इन अ क्लोज्ड प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क बट इन एन ओपन फ्लास्क, दैट इज लाइफ अपीयर्ड, मतलब माइक्रोब्स अपीयर। 1 सेकेंड, यस।
तो देखो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक ऐसी फ्लास्क ली, ठीक है, इसके अंदर बॉईल कर दिया पानी और इसका फ्लास्क का मुंह मोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जैसे ही फ्लास्क का ये जो पाइप ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ से कोई भी बाहर से एंटर नहीं कर सकता, तो इसमें यीस्ट की ग्रोथ नहीं हुई, यीस्ट किल्ड कर दिया बॉयल से। बॉयल इसमें भी किया, बट अब की बार क्या किया, ये यू ट्यूब की जो स्वैन नेक थी ना फ्लास्क की, ये हटा दी, और अब इसके अंदर ओपन जगह मिलने की वजह से बाहर से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होनी शुरू हुई, तब इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो बाहर से आती है ओपन फ्लास्क के अंदर, स्टरलाइज्ड फ्लास्क के अंदर, क्लोज फ्लास्क के अंदर लाइफ नहीं आती है, ठीक है। देन आता है बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है, इसको प्रपोज किया फ्रांसिस्को रेडी ने, स्प्लेंजनी ने और लुइस पैस्चर ने, ठीक है। तीनों ने इस थ्योरी को प्रूफ किया और उन्होंने किया कि लाइफ जो है ना ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है। समझ में आती है बात, पर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया वाली कहानी। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। पर ये नहीं बता पाए कि जो सबसे पहली लाइफ है वो कहाँ से आई, मतलब मुर्गी अंडे वाली मिस्ट्री को सॉल्व अभी भी कोई नहीं कर पाया, राइट। तो अब ये पता था, देखो शेर का बच्चा शेर हो रहा है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन हो रहा है, तो पहले से कुछ लाइफ है तभी फॉर्म लाइफ की आ रही है, बट फर्स्ट लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आती है बेटा कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ये क्या कहती है कि यूनिट्स ऑफ लाइफ कौन थे, कुछ स्पोर्स थे जिनको ट्रांसफर किया गया टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। बाहर से कुछ चीज़ आई, बाहर से कुछ चीज़ आती है इस अर्थ के ऊपर और उसने जनरेट किया किसको, लाइफ को, ठीक है। तो दैट इज थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कुछ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है, गॉड, ठीक है, दैट नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग चीज़ें को बनाने वाला कौन है, दैट इज अ सुपर नेचुरल पावर विच इज गॉड। और आज भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि देयर इज सम पावर जो इस धरती को, इस सृष्टि को चला रही है, ठीक है। बट एज अ साइंटिस्ट हमें थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस भी चाहिए इन सबको प्रूफ करने के लिए, ओके। देन आती है बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ओपेरन एंड हॉल्डेन। ओपेरन एंड हॉल्डेन इन्होंने क्या बोला, दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ बनाती हैं। बहुत हद तक बेटा ये बातें हमें जच भी रही थी। दैट इज ए बायोजेनेसिस पहले होता है, बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, पहले वही नॉन लिविंग चीज़ें ही आएंगी, ठीक है, पहले नॉन लिविंग चीज़ें ही आएंगी, उसके बाद होगा लाइफ का आना, राइट, ओके। ओपेरन एंड हॉल्डेन का ये थी बेटा केमिकल एवोल्यूशन। अच्छा, अब इस बात को प्रूफ भी किया गया एक्सपेरिमेंटली बाय यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस चीज़ को करके दिखाया यूरे एंड मिलर ने, हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को। क्या बोला बेटा उन्होंने बोला, देखो पहले उन्होंने कंडीशंस क्रिएट कर दी। जब इस अर्थ पर धरती बनी थी, जब उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, और ये गैसेस चलती रहती थी, तो उन्होंने कंडीशंस क्रिएट की लाइक दैट ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, पुरानी अर्थ की तरह। जैसे टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस के करीब हाई टेम्परेचर था। उस टाइम पे वोल्केनिक स्टॉर्म्स होते रहते थे, उस टाइम पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन के साथ कहीं भी कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, और अमोनिया था, वाटर था, हाइड्रोजन था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, ये फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर उन्होंने ये सारी गैसेस ऐड की, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन एंड कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब कुछ ऐड करने के बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जिसकी वजह से सेम लाइटनिंग, उस टाइम पे पुरानी अर्थ पे क्या था, बिजली कड़कती रहती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क देके उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो करवाया, लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइटनिंग वाली कंडीशंस प्रिपेयर की, ओके। फिर उन्होंने क्या किया बेटा,
यहाँ से अब जब ये सेम कंडीशंस फ्लास्क में प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस दी, तो यहाँ से वो क्या कर रहे थे, वाटर को कलेक्ट कर रहे थे और कंडेंसर कोल्ड वाटर जब इसमें से पास होता था, ठीक है, तो कोल्ड वाटर के अंदर क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ठीक है। तो जब उन्होंने इस वाटर को कलेक्ट किया फॉर ऑर्गेनिक सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस के लिए, तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस मिले, जैसे कि क्या बोलेंगे, कुछ न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स लाइक, और यहाँ से वो हॉट वाटर पास करवा रहे थे ताकि वाटर वेपर्स किसके अंदर जा सके, इस प्रिमिटिव अर्थ वाली जो कंडीशन देने वाली फ्लास्क के अंदर वाटर वेपर्स को भिजवाया गया। तो जब ये केमिकल एनालिसिस किया गया तो हमें वही वाले सब्सटेंसेस मिले जो आज हमारी बॉडी का पार्ट है, दैट इज कुछ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, जिसके अंदर क्या था बेटा, अमोनिया थी, मीथेन था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर्स थे, टेम्परेचर याद रखेंगे 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूरे मिलर सेम वही स्पार्क डिस्चार्ज दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, केमिकल एनालिसिस में देखा यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड्स बने, देखो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको जब यहाँ से लिया गया और केमिकली एनालाइज किया गया तो हमें मिले कुछ अमाइनो एसिड्स। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स भी बनी, और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो शुगर्स बनी, नाइट्रोजन बेसिस बने, पिगमेंट्स बने, फैट्स बने, और आज हमें जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के केमिकल्स है, दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से प्रूफ हो गया यस, जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, इन नॉन लिविंग केमिकल्स से, और बाद में जो क्या बन गए, हमारी बॉडी के बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो प्रोटीन्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए, न्यूक्लिक एसिड मान लो पहले आरएनए आया, आरएनए के अराउंड कोई कवरिंग आ गई प्रोटीन की, वायरस जैसे सब्सटेंसेस आ गए, ठीक है। तो इस तरह से पहली जो नॉन सेलुलर फॉर्म्स थी वो ये बताया जाता है कि 3 बिलियन ईयर्स एगो इस धरती पर पुरानी है, ठीक है। दे वर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स, जिनके अंदर क्या थे, कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स एटसेट्रा। इन नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म से फिर धीरे धीरे लाइफ ओरिजिनेट होनी शुरू हुई। तो ये हुई बात बेटा केमिकल एवोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में, कैसे मान ले कि एवोल्यूशन हुआ था। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ऐसे तथ्य हैं, ऐसे गवाह हैं जो ये गवाही देते हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। दैट इज पार्ट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं, जब हम गवाहों की बात करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, तो हमें पता है कौन कौन से हैं हमारे गवाह। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब कुछ फॉसिल्स मिले हैं, हमें कुछ फॉसिल्स मिले हैं। हम बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जब स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो हमें उनके बीच में भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं जो ये बताती हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ है। देन बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस जैसे कि अडाप्टिव रेडिएशंस को हम पढ़ेंगे अभी, कि डिफरेंट जियोग्राफी के ऊपर किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडाप्ट करके नई नई स्पीशीज डेवलप की, राइट। देन आता है बेटा बायोकेमिकल, सारे केमिकल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। एम्ब्रियो को अगर स्टडी करें तो वो भी सेम है, चाहे फिश का एम्ब्रियो देख लो, चाहे ह्यूमन का देख लो, या किसी और का एम्ब्रियो देख लो, कहीं ना कहीं सबके स्टेजेस में कुछ ना कुछ सिमिलर स्टेजेस हमें दिखाई देती हैं। देन नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन होता है, हम इसके एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे कुछ एविडेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब फॉसिल्स। आप देख पा रहे हैं जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर ही कुछ ऐसे हमें इम्प्रिंट्स मिले हैं,
ये देखो, ये कुछ ऐसे जानवर के हमें इम्प्रिंट्स मिले हैं, ये हमें इम्प्रिंट्स मिले हैं, कुछ ऐसे और इम्प्रिंट्स हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई सूखा हुआ फूल या सूखा हुआ कभी कोई पत्ता या कोई भी ऐसा प्लांट कभी आपके किसी दोस्त ने आपको दिया होगा, आपने उसको कॉपी के अंदर बंद कर दिया होगा और आप भूल गए होंगे, ठीक है। अब आज बरसों बाद जब आप उस नोटबुक को आप कभी खोलते हैं तो आपको वो सूखा हुआ फूल जो गुलाब का है वो आपको उस कॉपी के अंदर एक तरह से इम्प्रिंट हुआ मिलता है, उसका स्केलेटन मिलता है, राइट। और बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सेम इसी तरह से जब हम रॉक्स को स्टडी करते हैं तो उनके ऊपर हमें बहुत सारे इम्प्रिंट्स मिलते हैं। ये इम्प्रिंट्स क्या हैं? दीज आर फॉसिल्स। और जब हम इन रॉक्स की एज को फाइंड आउट करते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग या और किसी मेथड से, तब हमें पता लगता है कि ये फॉसिल इतने साल पुराना है जो लेयर पे लेयर के अंदर दबता गया। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि यस, इस धरती पर कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स क्या है? रेमिनेंट्स है लाइफ फॉर्म्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। लेयर्स पे लेयर्स बनती गई, अर्थ की मिट्टी की लेयर्स जमती गई, रॉक्स बनती गई। तो फॉसिल्स आर एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको नहीं झुठला सकते आप, ठीक है। अगर ये हमें इम्प्रिंट मिला है, दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ कभी थी जो मिट्टी की लेयर्स के अंदर दबते दबते आज क्या बन गई है? फॉसिल बन गई है, ठीक है। एक काम करो ना, गिल्ली मिट्टी के अंदर अगर कोई मान लो मॉस्किटो मर गया या कोई कॉकरोच मर गया, उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी के अंदर आप देखोगे उसका इम्प्रिंट, उसका स्केलेटन मिलेगा बेटा हमें, दैट इज फॉसिल, राइट। ओके, पैलियोंटोलॉजिक स्टडी में सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स का बेटा? ये हमें हेल्प करते हैं फाइलोजेनिक, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या थी, रेस कैसे हिस्ट्री हुई बने, जैसे कि हॉर्स का एवोल्यूशन। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें पता है डिफरेंट जो वेराइटीज़ है, डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं हॉर्स की, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे ही एलिफेंट, अफ्रीकन सेवेना एलिफेंट, एशियन एलिफेंट, वोली मैमोथ, ये सारे क्या हैं? एलिफेंट की डिफरेंट स्पीशीज़ है, ओके। और देखो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हॉर्स एवोल्यूशन। टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक, हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनके अंदर दो ग्रुप्स के कैरेक्टर्स सेम होते हैं, जैसे कि आर्क्योप्टेरिक्स के पास कुछ रेप्टाइल्स वाले कैरेक्टर्स हैं, कुछ बर्ड्स वाले कैरेक्टर हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही एवोल्यूट हुए हैं, ठीक है। तो आर्क्योप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, तो दैट इज आर्क्योप्टेरिक्स, ओके। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। आगे आ जाओ। देन टू स्टडी अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जैसे कि डायनासोर। हमें पता है डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म कभी इस धरती पे थे जो किसी भी वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हमें इनके स्केलेटन मिले हैं। तो यहाँ से हम ये देखो, हमें स्केलेटन मिला है किसका? डायनासोर्स का। तो डायनासोर्स के स्केलेटन मिलने से हमें प्रूव हो गया कभी ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते थे जो इस अर्थ के अंदर जो आने वाले चेंजेस थे उनको नहीं झेल पाए, और अब उनके फॉसिल्स की हेल्प से हम क्या पढ़ रहे हैं? उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑन दिस अर्थ, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स। जब हम इन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो हमें जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में आइडिया मिलता है, और ये स्टडी क्या शो करती है कि लाइफ फॉर्म जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करती गई, और बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्पैन के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई। जैसे कि हम ये देखते हैं, अर्थ की अगर कहानी करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो की बात है, और केन प्रोटीरोजोइक, ये कुछ इराज थे, ठीक है। पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो यहाँ आज हम हैं ह्यूमन वाले स्टेज पे। जब हम ये सारी लेयर्स पे अर्थ की देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यस, इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म में से होते होते आज हम यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। तो फॉसिल की हेल्प से ये सब स्टडी हम कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, क्या क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए,
ठीक है। देखो, जब हम अनाटमी और मॉर्फोलॉजी को कंपेयर करते हैं डिफरेंट एनिमल्स की, तो उनके पास ना कुछ बेटा स्ट्रक्चरल फीचर्स हमें सेम दिखते हैं, जैसे कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, या तो होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? देखो, अगर हम लिम्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ये लिम्स हैं, सबके अंदर अगर आप देखेंगे एनाटॉमी हमें सेम मिलती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल फ्रिंजेस। ये हुआ बेटा ह्यूमन के लिम्स। कैट के लिम्स को देखोगे तो उनमें भी सब कुछ सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट। ऐसे ही जब आप व्हेल के लिम्स को देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, ऐसे बैट के। बट एनाटॉमी भले ही सेम है बट फंक्शंस सबके डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालॉगस ऑर्गन, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम सेम कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे होमोलोगस ऑर्गन हैं। चलो अब देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटी है इन स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में, बट डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या है बेटा? डिफरेंस है। एनाटॉमी, आई थिंक मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। होमोलोगस ऑर्गन के अंदर देर आर सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट के हम लिम्स की बात करें, स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शंस डिफरेंट। बैट के उड़ने के काम आते हैं, ह्यूमंस के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। तो ये फिनोमिना को क्या बोलेंगे बेटा? होमोलॉगी। क्या बोलेंगे? होमोलॉगी, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। तो याद रखेंगे, होमो क्या है बेटा? इनके स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट काम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को भी प्रूव करने में हेल्प करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। देन आ जाओ बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन हैंड, व्हेल्स के फ्लिपर, बैट्स के विंग, चीता के फुट, दीज आर 4 लिम्स जिनके फंक्शंस तो है डिफरेंट बट स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम है, जैसे कि सेम बोन्स है इनके पास। और होमोलॉगी हार्ट में और ब्रेन में भी दिखती है। अगर आप हार्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर शोइंग द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। बट प्रिमिटिव फिश का हार्ट, बॉनी फिश, एम्फीबियन, ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये भी क्या है? हार्ट और ब्रेन भी क्या है बेटा? होमोलॉगी शो करते हैं ये, ठीक है। चलो देन आओ बेटा, हाँ, प्लांट्स के अंदर देखो हमें होमोलोगस कहाँ दिखने को मिलते हैं। अगर आप थॉर्न्स की बात करें, अगर आप टेंड्रिल्स की बात करें, बोगनविलिया, कुकुरबिटा के अंदर थॉर्न्स क्या है? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। टेंड्रिल क्या है? मॉडिफिकेशन ही तो है थॉर्न्स की, बट ये क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। तो काम हो गया अलग बट स्ट्रक्चर हो गई सेम। तो बोगनविलिया के थॉर्न्स प्रोटेक्शन, कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स एज अ क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। दिस इज होमोलोगस ऑर्गन्स। देन आ जाओ बेटा, ओरिजिन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से चीज निकलती है, डिफरेंट जगह पे जाके स्प्रेड हो गई, ठीक है। तो इनका देखो ओरिजिन सबका सेम है, कॉमन ओरिजिन से सब ओरिजिनेट हुए और कहाँ चले गए? डिफरेंट ए जगह पर, बी जगह पर, सी जगह पर, डी जगह पर, ई और एफ। यहाँ जाके इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। उन्होंने अपने पास जो भी चीज़ें थी उसको यूज़ करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, मान लो आप किसी एक कॉमन शहर से निकले हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। अब आप चले गए कुछ अमेरिका, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीका, कुछ कनाडा, कुछ कहीं जाके बस गए। या अगर मान लो इंडिया के भी एक शहर से निकले बट डिफरेंट स्टेट्स में जाके चले गए हैं आप। मान लो इनमें से कोई बच्चा पहुंच गया है आपका पंजाब, कोई पहुंच गया राजस्थान, कोई पहुंच गया कैलकाटा, कोई पहुंच गया महाराष्ट्र और कोई पहुंच गया मान लो बिहार या बिहार पहुंच गया, ठीक है। अब वहाँ पे जाके निकले, सब एक जगह से है, एक शहर से, ठीक है, डिफरेंट जगह पे चले गए। अब मान लो किसी को पंजाबी नहीं आती, पंजाब जाके तो उसने अपने आप को क्या किया? अपने आप को अडॉप्ट किया वो लैंग्वेज समझने के लिए, मारवाड़ी समझने के लिए, बंगाली समझने के लिए, महाराष्ट्रियन समझने के लिए। मतलब कहने का ये, अगर ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, काम डिफरेंट कर रहे हो
तो क्या है ये होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। और इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एवोल्यूशन एक जगह से निकल के डिफरेंट जगह पे डाइवर्स हो गए, राइट। Divergent evolution is the evolution by which related species less similar बन जाती हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है बेटा, सर्वाइव करना है और अडॉप्ट करना है इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, इसलिए अपने आप को स्ट्रक्चरली सेम रखा, फंक्शन डिफरेंट करने शुरू कर दिए, राइट। देखो ऐसे देखो, जैसे कॉमन एंसेस्टर था, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं डिफरेंट जगह पे जब जाएंगे, तो कोई कैट, चीता, लायन और टाइगर, तो इस तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज शोन। देन आ जाओ बेटा एनालोगस ऑर्गन, सिमिलर फंक्शन। एनालोगस अब क्या है, फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनालॉगी, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स हैं, बटरफ्लाई के, या बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स क्या है, काम उड़ने के आ रहे हैं दोनों के, बट 4 लिम्स का मॉडिफिकेशन है, दैट इज विंग्स। बट बटरफ्लाई के लिम्स आपको पता है, काइटिनस, एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोडा के अंदर काम भले ही सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट थिन फ्लैप ऑफ काइटिन के बने हुए हैं, और विंग्स ऑफ बर्ड्स क्या है, मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं। तो विंग्स ऑफ जो बर्ड्स है एक तरह से मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जब आपने देखते हैं ह्यूमरल बोन्स के 4 लिम्स की मॉडिफिकेशन से क्या बन गए, विंग्स बन गए। बट विंग्स तो बर्ड्स के पास भी है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है उड़ने के काम आना, बट स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ऐसे ही अगर आप देखें, आइज का काम क्या होता है बेटा, देखना होता है, ठीक है। आइज ऑफ ऑक्टोपस कहाँ से बनती है, रेटिना बनता है स्किन से, और मैमल्स का जो रेटिना है वो एम्ब्रियोनिक ब्रेन से डेवलप होता है। आंखें दोनों की देखने के काम आती है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट, राइट। तो दे आर एनालोगस ऑर्गन। इसी को क्या बोलते हैं, एनालॉगी। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं बट काम सेम कर रहे हैं, दैट इज एनालोगस ऑर्गन। ये एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर। स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड रूट है, और पोटैटो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। दोनों का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करना। तो ये क्या है बेटा, दीज आर ऑल्सो एनालोगस ऑर्गन। ओके, ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स कहाँ से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से, और जो लंग्स हैं वर्टिब्रेट्स के वो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। बट ट्रेकिया ऑफ इंसेक्ट्स भी रेस्पिरेशन के काम आता है, और जो लंग्स है वर्टिब्रेट्स के वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, एनालोगस ऑर्गन्स की। ओके, देन आ जाओ बेटा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2। अब हम बात कर रहे हैं बायोकेमिकल एवोल्यूशन की, ठीक है। पैलेंटोलॉजी देखा हमने, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखे। ओके, बायोकेमिकल एविडेंसेस क्या है, दे शो सिमिलैरिटीज। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा कहीं ना कहीं हमें सेम प्रोटीन्स मिलती हैं, जीन्स मिलती हैं, दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज सेम, राइट। इट इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। हमें पता है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है अगर सब ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं सेम है तो दैट इज शोइंग अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये बायोकेमिकल एवोल्यूशंस, बायोमॉलिक्यूल्स भी हमें यही दिखाते हैं। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या है बेटा, एडाप्टिव रेडिएशंस। एडाप्टिव रेडिएशन मतलब एवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन, राइट, is the evolution of different species in a geographical area starting from a point। जैसे कि हम बात करें मार्सुपियल रेडिएशंस की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमन मार्सुपियल से पाउच जो एनिमल्स होते हैं जो बेबी को अपने पाउच के अंदर रखते हैं। अब क्या हुआ, ये डिफरेंट जगह पे जाके माइग्रेट कर गए, डिफरेंट जगह पे जाके ये क्या कर गए बेटा, माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो अब
डिफरेंट जगह पे जैसे जैसे इनको परिस्थितियाँ मिली, जैसे जैसे सराउंडिंग मिली, जैसा जैसा फूड मिला, इन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लिया। बट ओरिजिन कहाँ था इनका? सेम था। कॉमन ओरिजिन से डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे जाके बस गए और अपने आप को अडाप्ट किया। दैट इज़ नोन एज अडाप्टिव रेडिएशन, और इनको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से भी समझ सकते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंट। लेट अस चेक। अभी ऐसे देखो, ये डिफरेंट बीक्स वाले जो गैलापागोस आइलैंड के अंदर डार्विन फिंचेस के बारे में हम पता है कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट बीक साइज है, ठीक है। जब ये एक छोटे से आइलैंड के ऊपर ही डार्विन जी ने बहुत सारी स्पीशीज देखी इन फिंचेस की जिनकी बीक साइज डिफरेंट थी, तो वहाँ से उन्होंने ये बताया कि कॉमन ओरिजिन से निकलकर जैसे ही ये बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके माइग्रेट हुए तो वहाँ उनको डिफरेंट काइंड का फूड खाने की वजह से अडाप्ट करना पड़ा और उनकी जो बीक्स के जो साइज़ है वो मॉडिफाइड हो गई। जैसे कि डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दैट इज मार्सुपियल रेडिएशन, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं प्लेसेंटल मैमल्स, ये सब दे आर एक ही ओरिजिन से निकली हुई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। दैट इज एक ही ओरिजिन से निकली हुई स्पीशीज है। ओके, जब बहुत ज़्यादा मोर देन, वैसे तो देखो तो अगर ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल देखो एक अडाप्टिव रेडिएशन को, इट इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जब more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, बहुत सारी जगहों से आके एक जगह पे आके बस गई, तब ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। इस जगह पे मान लो पहले यहाँ से कॉमन ओरिजिन से निकल गए, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऐसे ही यहाँ से निकल गए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो एक से ज़्यादा अडाप्टिव रेडिएशन जब यहाँ पे आके इकट्ठी हुई तो सब यहाँ पे अगर आ गए तो इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया एक इस कॉमन जगह पे रहने के लिए। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे जो मोल है और मार्सुपियल मोल है, समवेयर इनके बीच में बहुत हद तक रिजेम्बलेंस है, ठीक है। ये प्लेसेंटल मैमल्स है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एंट ईटर नमबैट एंट ईटर के साथ मैच करता है, माउस मार्सुपियल माउस के साथ, लेमूर स्पॉटेड कस्कस के साथ, फ्लाइंग स्क्वेरल फ्लाइंग फेलेंजर के साथ, बॉबकैट टेस्मेनियन कैट के साथ, और जो वुल्फ है आपका वुल्फ टेस्मेनियन वुल्फ के साथ आपको मैच करता दिखेगा। तो ये क्या है बेटा? एडाप्टिव रेडिएशंस। ऐसे ही जब हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो को स्टडी किया गया, तो जब उनके बीच में हमें सिमिलैरिटीज दिखी, ये किसने प्रपोज किया बेटा? अर्नस्ट हैकल ने। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज हैं उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो उनके अडल्ट में जाके एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, जैसे कि चाहे आप ह्यूमन को ले लो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ सबके अंदर हमें क्या दिखा बेटा? वेस्टिजियल गिल स्लिट्स दिखे जस्ट बिहाइंड द हेड, बट फंक्शनल है ओनली फिश के अंदर और दूसरे अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। ह्यूमंस के अंदर ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं सेम चीज़ें आने की वजह से, सिमिलैरिटी होने की वजह से एम्ब्रियो के अंदर हम ये बोल सकते हैं दैट yes we have originated from some common ancestors, ठीक है। ओके, हालांकि जो अर्नस्ट हैकल का जो प्रपोजल था, कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया बेटा? उन्होंने ये देखा कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, कि जो एम्ब्रियो है ठीक है बट वो कभी भी दूसरे एनिमल्स की अडल्ट स्टेजेस में से पास नहीं करता है। ओके,
अब आता है बेटा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कैसे नेचुरल सिलेक्शन से हमें एवोल्यूशन किसके मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं एवोल्यूशन के। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है बाय विच द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट सूटेड फॉर देयर एनवायरनमेंट वो सर्वाइव कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता है देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, ठीक है, या डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में। अब जिंदा कौन रहेगा, जो अपने आप को बेटर फिट रख पाएगा और अडाप्ट कर पाएगा वो सर्वाइव करेगा, वो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा तो वही स्पीशीज़ वहाँ पे रहने का राइट रखती है। तो कुछ एग्जांपल्स दी गई, जैसे कि इंडस्ट्रियल मैलानिज्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब एवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स एटसेट्रा, ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। कभी मॉस्किटो को हम डीडीटी से किल कर देते थे, आज वो मॉस्किटो इतने रेजिस्टेंट बना लिया उन्होंने अपने आप को कि अब उनके ऊपर डीडीटी का असर नहीं होता, किसी गुड नाइट का, किसी कछुआ छाप का असर नहीं होता, दे हैव बिकम रेजिस्टेंट। तो उन्होंने अपने आप को एवोल्यूट कर लिया, किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। हम एंटीबायोटिक किसी डिजीज के लिए लेते जा रहे, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो एंटीबायोटिक हम पे अपना असर दिखाना बंद कर देती हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आ जाती है, ऐसी पेस्टिसाइड्स का असर होना बंद हो जाता है। तो ये सारे क्या है, दिस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल मैलानिज्म ऑल्सो। 1 minute. Okay, now let us discuss with इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। देखो क्या हुआ, इंग्लैंड की बात है बेटा, जब ये इंडस्ट्रीज आ रही थी, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब 1850 से पहले की बात है, ज़्यादा वाइट विंग के मोथ मिलते थे उस टाइम पे, जिनको बोलते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। किसके ऊपर, ट्रीज के ऊपर, कौन से, वाइट विंग मॉथ्स। देन डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ, जिनको बोलते हैं बिस्टन कार्बोनेरिया। कार्बन जमा होने की वजह से ब्लैक कलर के जो मोथ थे वो नहीं दिखते थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन से दिखते थे, वाइट कलर के। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के बाद जब इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई, तब एकदम से डार्क विंग के मोथ का नंबर बढ़ गया और वाइट विंग मोथ का नंबर कम हो गया, राइट। दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट का नंबर ज़्यादा था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिस्टन कार्बोनेरिया का नंबर ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा, रीज़न क्या था, देखो, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वाज नो, कोई भी कहीं भी धुआं वगैरह, कोई भी पॉल्यूशन का सामान नहीं था, ठीक है। तो जो लाइकन्स ग्रो करते हैं, हमें पता है कि नॉन पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, तो देयर वाज अ थिक ग्रोथ ऑफ वाइट कलर्ड लिचन्स, दे वर कवर्ड द ट्री, कवरिंग द ट्री। अब क्या हुआ, वाइट कलर के ऊपर वाइट मोथ अपने आप को अच्छी तरह से मतलब दिखते नहीं थे अपने प्रीडेटर को, अपने आप को उन सराउंडिंग्स के अंदर मिक्स कर पाते थे, और जिसकी वजह से जब अपने प्रीडेटर्स को दिखाई नहीं देते थे तो उनका नंबर, वो अपने आप को बेटर फिट रख पाते थे सर्वाइव करने के लिए, और रिप्रोड्यूस करके उन्हीं का नंबर बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बैकग्राउंड में वाइट विंग मोथ सर्वाइव्ड, बट डार्क कलर के जो मोथ थे वो वाइट के ऊपर बहुत जल्दी नजर आ जाते थे, तो उनको क्या करते थे, प्रीडेटर्स पिक कर लेते थे और मार देते थे, राइट। अब क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद द ट्री ट्रंक्स जो है वो डार्क कलर की हो गई। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, धुआं और सूट्स जो भी थे, और उस कंडीशन में कोई भी लाइकन ग्रो नहीं कर रहा था ट्री की बाक्स के ऊपर। अब क्या हुआ, वाइट विंग्ड के मोथ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि अब प्रीडेटर्स को ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट बहुत इजीली नजर आ जाते थे, तो वो मरने शुरू हो गए।
और डार्क विंग के मौत जो थे उनको मौका मिल गया सर्वाइवल का, क्योंकि वो जल्दी से नजर नहीं आते थे अपने प्रेडेटर्स को। ऑफ सुटेबल डार्क बैकग्राउंड देयरफॉर प्रेडेटर्स कुड नॉट आइडेंटिफाई देम। तो क्या हुआ, अब स्पीशीज इंडस्ट्रीज आने की वजह से ब्लैक विंग की जो स्पीशीज है उनका नंबर बढ़ने लग गया। दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल मैलानिज्म। ठीक है, ये तो हुई सिलेक्शन बाय नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ है। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। क्या थे बेटा वो साइंटिस्ट? देखो, पहले आती है हमारी थ्योरी ऑफ लेमार्क, दैट इज लेमार्किज्म, और इसको थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। जिराफ का एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे जैसे जिराफ को अपना फूड लेने के लिए ऊंचाई पे होना पड़ा, गर्दन ऊपर करनी पड़ी, तो वैसे वैसे उसकी गर्दन जो है लंबी होती गई। ये बात कही किसने? लेमार्क ने, हालांकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देन आती है बेटा हमारे पास डार्विन थ्योरी, और डार्विनिज्म दैट इज डार्विन थ्योरी ये क्या कहती है? दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो ड्यूरिस, इवनिंग प्राइमरोज पर उन्होंने काम किया। तीनों साइंटिस्ट का योगदान है इन सारी थ्योरीज के अंदर। सबसे पहले आते हैं बेटा लेमार्किज्म पे। किसने प्रपोज की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? दैट इज गिवन बाय लेमार्क। ये क्या स्टेट करती है? दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा ये? इनकी एग्जाम्पल देखो। एवोल्यूशन ये कहते हैं कि जितना आप ऑर्गन्स को यूज करते हो उतना वो डेवलप होते जाते हैं। लॉन्ग नेक है ना जिराफ की, दैट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस इलॉन्गेशन टू फॉरेज लीव्स ऑन ट्री। दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशंस। देखो क्या था, पहले जो जिराफ थे देवर शॉर्ट नेक थी, ठीक है, तो उनको ज़मीन पे खाना पीना मिल जाता था। फिर धीरे धीरे ज़मीन पे से घास पत्तियाँ सब कम होने लग गई, ट्रीज जैसे बढ़ने लग गए। अब इनको इन लीव्स को खाने के लिए ऊंचाई पे होना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी गर्दन हो गई लंबी। ये कैरेक्टर क्या था? अक्वायर किया गया था एटमॉस्फेयर से ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। अब ये जो अक्वायर्ड कैरेक्टर है ये कहते हैं कि आगे पास ऑन हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही एवोल्यूशन बाय डिसयूज, डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक, क्योंकि स्नेक जो है पिट्स के अंदर रहते हैं, बरो करके रहते हैं, तो उनके फोर लिम्स की उनके लिम्स की उनको ज़रूरत नहीं थी, तो उनके उन ऑर्गन्स का डिसयूज होने की वजह से वो धीरे धीरे क्या कर गए? डिसअपीयर हो गए। ठीक है, ओके। अगर ऐसा ही था तो जो लोग ब्रेन का इस्तेमाल सबसे कम करते हैं उनके तो ब्रेन डिसअपीयर हो जाने चाहिए थे, है ना। या जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके ब्रेन बहुत ज़्यादा, हालांकि ऐसा होता है, डेवलप हो जाते हैं, बट क्या ये कैरेक्टर्स आगे इनहेरिट होते? तो इस थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया बिकॉज इट इज़ प्रूव्ड दैट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। अब धीरे धीरे बेटा ये प्रूफ होने लग गया था। अब आज मेंडल को हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। ना कि जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी के एक्वायर्ड कैरेक्टर सोमेटिक सेल्स के अंदर जो आगे पास ऑन नहीं होते, गैमीट से सेक्स सेल से जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब ये थ्योरी क्या कर दी गई? रिजेक्ट कर दी गई। देन आते हैं बेटा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ये बेस थी बेटा उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जब वो एक सी वॉयस पे गए थे, और सी वॉयस के जाने के लिए सेल शिप में दैट इज़ कॉल्ड HMS बीगल पे गए थे वो। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। डार्विन ये इनका सी वॉयस था, एक यात्रा पे गए थे, समुद्री यात्रा पे, और कौन सा जहाज़ था? दैट इज़ HMS बीगल पे वो गए थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेलिस जो एक नेचुरलिस्ट थे, नेचर को स्टडी करते थे, उन्होंने वर्क किया मलाय आर्किपेलागो में।
हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन। कौन से कंक्लूजन? जो कंक्लूजन डार्विन ने दिए थे। और वर्क ऑफ थॉमस माल्थस जो है ऑन पॉपुलेशन, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था डार्विन को, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन थी, जब वो जहाज़ पे गए थे वहाँ गैलापागोस आइलैंड पे, उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, जिसको सपोर्ट किया आपके अल्फ्रेड वेलेस ने। और थॉमस माल्था जो थे वो उनके जो पॉपुलेशन पे वर्क था उसने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। डार्विनिज्म ना जो बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट, एक तो है बेटा ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या कहता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स वो क्या है, मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स के। प्रीवियस लाइफ फॉर्म से ही हम कहीं ना कहीं ऑरिजिनेट होते हैं, डिसेंट किए हैं। कॉमन एंसेस्टर था और जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो एक कॉमन एंसेस्टर से ऑरिजिनेट होती हैं। एक तो है बेटा ब्रांचिंग डिसेंट, राइट। दूसरा है हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो नेचुरल सिलेक्शन देखो क्या कहता है। अब ये कहते हैं एक बैक्टीरिया कॉलोनी को इमेजिन करो इस एप के ऊपर, दिस इज अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम। अगर उस मीडियम की कंपोजिशन हम सडनली चेंज कर दें तो क्या होगा? ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशंस। देखो ये सारे जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एक मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे थे। इनमें से जो रेड से दिख रहे हैं ये हैं आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, जो थोड़ा सा अपने आप को अडाप्ट किए हुए हैं, जिनके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ मॉडिफिकेशंस है, जिसकी वजह से जैसे ही हमने मीडियम की कंपोजिशन चेंज की, मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर इस मीडियम के अंदर एंटीबायोटिक डाल दी, ठीक है, तो पहले सारे क्या थे, रेजिस्टेंट थे, इन सारे ग्रो कर रहे थे, दो इनमें से क्या थे, रेजिस्टेंट थे, जिनके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। अब जैसे ही हमने एंटीबायोटिक डाली ऑलमोस्ट सारे के सारे ना देखो ये खत्म हो गए, बचे कौन से, दो रेड वाले। अब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ने अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ाते बढ़ाते इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और कॉलोनी बी किसकी बन गई बेटा, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, ठीक है। This variant population outgrows the other and appears as a new species, or B that is better than A under new condition। इसलिए नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, बेटर वाली वैरायटी को, और जिसकी वजह से क्या हुआ, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो अब देखो जो नेचुरल सिलेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स, मतलब बैटर को नेचर सेलेक्ट करेगा, वो बैटर वाली वैरायटी अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है और अपनी स्पीशीज क्या है, बढ़ जाएगी। पहले क्या होता है बेटा, हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस आती जाती है जो कभी नोटिस भी नहीं होती है, वो शायद पता भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब एक ही इस धरती पे रह रहे थे, सब के सब देखो ये घास फूस अच्छे से चल रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे घास वास सब खत्म हो गई, सब मर गए। अब इनमें से कौन बचेगा, जिसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, राइट। फिर क्या होगा, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, इनका होता है ओवर प्रोडक्शन। अब रिसोर्सेज है लिमिटेड, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब कंपटीशन। अब जब ये कंपटीशन हो रहा है, इनमें से कौन बचेगा, जिसने अपने आप को बेटर अडॉप्ट कर लिया, तो जो बेटर वाली स्पीशीज है, सुपीरियर जो पर्सन है, वो इन्फीरियर वाले को ख़त्म कर देगा और बेटर वाला सर्वाइव करेगा। ये बनते हैं बेटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुछ बेसिस किसके, नेचुरल सिलेक्शन के। ओके, पहला पॉइंट देखो, हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, या तो ये बेनिफिशियल होती हैं या हार्मफुल होती हैं टू द ऑर्गेनिज्म। बेनिफिशियल है तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करेंगी, हार्मफुल है तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प नहीं करेंगी। ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है बेटा, अगर सब कुछ चीज़ें सही सलामत मिलती रहें, रिसोर्सेज मिलते रहें। बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। क्या होगा, दे आर नॉट इंक्रीज। अब रिसोर्सेज जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन साइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे रिसोर्सेज नहीं बढ़ते हैं। रिसोर्सेज क्या रहते हैं बेटा, लिमिटेड रहते हैं। तब क्या होगा, फिर एक स्टेज आएगी जब स्ट्रगल शुरू हो जाएगा एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। और इट इज द कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज सो दैट पॉपुलेशन का साइज धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कंपटीशन के अंदर क्या होगा, वही बचेगा जो फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल वेरिएशंस। बेनिफिशियल वेरिएशन ने क्या किया, वो यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज को बेटर, लिमिटेड रिसोर्सेज को, और सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इट लीड्स टू द चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू फॉर्म्स दे अपीयर। देख सकते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स। कंपटीशन था, कौन जीता, जो बेटर था। चीता और हिरन के बीच में जो बेटर फिट है, चीता फिट है तो उसने हिरन को मार देता तो वो जिंदा रहता है। जिराफ का एग्जाम्पल हम लिमाकिज्म में देखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रेडेटर से बचने के लिए नेचुरल सिलेक्शन जो करेगा, नेचुरल किसको सिलेक्ट करेगी, जो बेटर होगा, ठीक है। चलो अब आती है बेटा नेक्स्ट थ्योरी, ह्यूगो डे व्रीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। क्या कमियां थी बेटा डार्विन की थ्योरी में? डार्विन ने इग्नोर किया ओरिजिन कहाँ से है वेरिएशन का, और नई स्पीशीज या एवोल्यूशन कैसे होता है। अब इसके अंदर इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन आते हैं साइंटिस्ट, ह्यूगो डे व्रीज। कौन आते हैं, ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज ने दी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने क्या किया बेटा, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, किसके ऊपर, इवनिंग प्राइम रोज पर, ऑर्निथोरा लेमाकियाना। और उनका ये विश्वास था कि जो एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन के थ्रू होती है, ना कि कुछ छोटी छोटी वेरिएशंस के थ्रू। एवोल्यूशन इज बाय म्यूटेशन। सडनली कोई चेंज आता है इन द जेनेटिक मटेरियल, अब वो चेंज आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, दैट कैन बी हार्मफुल। अगर होगा तो शायद नहीं होगा आगे ट्रांसफ़र, बेनिफिशियल होगा तो वो आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि म्यूटेशन ने क्या ला दी बेटा, वेरिएशंस। अनफेवरेबल म्यूटेशंस जो है सिलेक्टेड अगेंस्ट, अब अनफेवरेबल वेरिएशंस हट जाएंगी, फेवरेबल वाली सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये रिप्रोड्यूस करेंगी, फिर इनमें म्यूटेशन आएंगी, इनमें से अनफेवरेबल वाली हट जाएंगी, फेवरेबल वाली म्यूटेशन सर्वाइव करेंगी, फिर ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगी। ये थी बेटा म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन जरिया है बेटा, ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस कहाँ से आती है, थ्रू म्यूटेशंस। ओके, तो डार्विन के वेरिएशंस कैसी हैं, माइनर है, धीरे से आती हैं और एक डायरेक्शन में जाती हैं, है ना। तो इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। बट जो म्यूटेशनल वेरिएशन है वो सडन होती है, हमें पता है म्यूटेशन की डेफिनेशन, दैट इज सडन। रैंडम आती हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और हेयर स्पेशिएशन इज बाय सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप से जंप मारेंगी, ठीक है, दैट इज लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, और वहां से बनेंगी नई स्पीशीज। म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस फॉर एवोल्यूशन, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट बटरफ्लाइज के ये विंग्स है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं इनमें। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है टाइम के साथ साथ म्यूटेशन आने की वजह से क्या आ गई, वेरिएशंस। नेक्स्ट हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, दो साइंटिस्ट थे बेटा, हार्डी एंड वेनबर्ग। उन्होंने क्या बताया, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। अब आपको पता है एलील्स क्या होती हैं, एक ही जीन्स की दो फॉर्म्स, दैट इज एलील्स।
एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है एक पॉपुलेशन में स्टेबल है और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्टर्बिंग फैक्टर। ठीक है, हमें पता है हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज कांस्टेंट दैट इज 1। मतलब एक जीन पूल के अंदर अगर कोई वेरिएशंस आती हैं तो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। द जीन पूल मतलब टोटल जीन्स और उनके एलील्स एक पॉपुलेशन में सारे उनका सम टोटल जीन पूल जो है एक पॉपुलेशन का दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम और जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। फॉर एग्जाम्पल एक पॉपुलेशन है बेटा 20 बीटल्स की, हर बीटर अपने आप में एक जीन पूल है, उसके अंदर कुछ जीन है, उसके एलील्स है और इनकी जो टोटलिटी है सारे के सारे ये क्या है, ये क्या बना दिया, जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। बट अब ये कांस्टेंट कब रहता है, उसके लिए है कुछ कंडीशंस। उसके लिए क्या है बेटा, कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्या है, देखो कंसिडर करो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनमें से P और Q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स A एंड A है रिस्पेक्टिवली। हमें पता है एक अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर हम एलील्स की बात करें तो दैट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव या हो सकती है बेटा हेट्रोजाइगस। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी स्क्वायर से, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्क्वायर से और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2pq से। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन है p प्लस क्यू स्क्वायर की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, देखो ये पूरा का पूरा जीन पूल है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, जीन पूल है इन 20 बीटल्स का, राइट। टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितनी है, A एंड A दैट इज 40, 26 है कैपिटल A और 14 है स्मॉल a। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो ये पूरे पूल के अंदर हमारे पास A एंड A कितने हैं बेटा, 40। कैपिटल A है 26, स्मॉल a है 14। फ्रीक्वेंसी ऑफ A निकालो, कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी दैट इज हमें निकालनी है P, कितनी है हमारे पास 26, टोटल कितनी है 40, 26/40 तो मतलब कितने आ गए हमारे पास 0.65 क्या है, कैपिटल A डोमिनेंट A। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a रिसेसिव का निकाल रहे हैं, Q 14/40 दैट इज 0.35। टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी P प्लस Q अगर हम करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, नंबर ऑफ बीटल्स कितने बेटे 20, जीनोटाइप होमोजाइगस कितने हैं 10 पूरी इसमें जब हम देखेंगे, हेट्रोजाइगस है 6 और होमोजाइगस रिसेसिव है 4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप होमोजाइगस की कितनी आ जाएगी 0.5, हेट्रोजाइगस की आ जाएगी 0.3 और होमोजाइगस की आ जाएगी 0.2 होमोजाइगस रिसेसिव की। तो ऐसे ही जब हम इनको निकालेंगे इट कम्स टोटल जो इनका आएगा दैट इज 1। अच्छा, change of frequency of alleles, change of frequency of alleles in a population, अगर किसी भी तरह से इन एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो हार्डी-वनबर्ग जो प्रिंसिपल है दैट इज नॉट कांस्टेंट, तो इट विल चेंज। दिस चेंज इज ड्यू टू एवोल्यूशन, या तो नई जीन्स बाहर निकल जाए, नई कुछ जीन्स अंदर आ जाए। अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तब क्या होगा, एवोल्यूशन रिजल्ट करेगा, हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल तब कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा, जीन का माइग्रेशन हो जाए, या तो उस पूल में से जीन कुछ बाहर निकल जाए या कुछ जीन अंदर आ जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, सडनली कोई चेंज आ जाए जीन्स के अंदर दैट इज म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बन जाए या नेचुरल सिलेक्शन हो जाए। देखो ये हुआ आउटफ्लो, ये पूरी पॉपुलेशन थी,
इनमें से एक बिटल यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट में। अच्छा अब देखो, अब इसने इसके साथ जब ब्रीड किया तो इसके अंदर दूसरी ब्राउन वाली बिटल के भी कैरेक्टर आ गए, तो अभी बन गए नई स्पीशीज। ऐसे देखो, इनमें से ये पूरे सब इकट्ठे रह रहे थे, इनमें से बाय चांस कुछ बीटल्स ड्यू टू स्टम्पिंग ऑफ फुट, कोई पर्सन यहाँ पे आया, हाथी आया, बड़े पैर को मतलब अपना पैर से कुचल दिया, तो कुछ बीटल्स इनमें से किल हो गई, जिसकी वजह से भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गई। दैट इज फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हार्डी-बर्नवे इक्विलिब्रियम भी इफेक्ट हो जाएगा। या जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है, जब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की वजह से भी क्या होती है, हार्डी-बर्नवे इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड एंड बाय नेचुरल सिलेक्शन। देखो जीन कैसे, जीन माइग्रेशन को समझते हैं, जीन फ्लो को। इट इज अ जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन के अंदर अगर जीन का फ्लो हो जाए, here gene frequency changes in both population, gene flow occurs if migration happens multiple times। देखो ये ब्लू वाले बर्ड्स की पॉपुलेशन है, इसके जो ऑफस्प्रिंग ऑफ द इमिग्रेटेड बर्ड हैज अ जीनोटाइप ऑफ HH। ये कहाँ मूव कर गए बेटा, ये इधर मूव कर गए। ठीक है, ऑफस्प्रिंग इमिग्रेटेड, ये यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन में आ गया, और इनमें से एक यहाँ पे चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन का आउटफ्लो हो गया, या एक के पास नंबर मतलब इनफ्लो हो गया, तो दोनों का जेनेटिक जो पूल है, जीन पूल जो है, दैट विल गेट चेंज्ड। जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाओ, ये बेटा वर्ड याद रखना, बाय चांस। जीन फ्लो, जीन के अंदर जो चेंज आया, जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या था, हमने ये देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के ये सब एक जगह पे, एक लैंड पे रह रहे थे, एक आइलैंड पे। ठीक है, अब यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आया, इनमें से कुछ की इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ड्यू टू एनी रीज़न, सडन है ना, बाय चांस, तो जिसकी वजह से इनकी भी जीन फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गई। अच्छा, sometimes change in frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect. What is founder effect? Founder effect को हम समझते हैं बेटा बोटल नेक से समझते हैं। मेरे पास मान लो ये एक बोतल है, नैरो नेक वाली बोतल है। ठीक है, इस बोतल के अंदर मेरे पास हैं कुछ कलर्ड पेबल्स, है मेरे पास। आई हैव सम कलर्ड पेबल्स। ठीक है, कुछ ग्रीन कलर के हैं, ये इस तरह से बहुत सारे पेबल्स हैं। कुछ मेरे पास है रेड कलर से, कुछ ये वाले पेबल्स हैं, राइट। और कुछ मान लो थोड़े से और बना लेते हैं, कुछ डार्क ग्रीन वाले, ये सारे पेबल्स मेरे पास हैं। अब जैसे ही इसके अंदर जो पेबल्स है, जैसे ही मैं इस नेक को टिल्ट करती हूँ, उल्टा करती हूँ ना इस बोतल को, तो क्या होता है, जैसे ही मैंने इस बोतल को ऐसे उल्टा किया, तो इसमें से कुछ पेबल्स बाहर आ गए, कुछ पेबल्स क्या आ गए, बाहर आ गए, कुछ मान लो ये आ गए। ठीक है, और बाकी जो थे वो उनके अंदर ही रह गए, बाकी जो इनके कुछ इनके अंदर रह गए, राइट, कुछ बाहर आ गए। और अब ये जो बाहर आए, ये क्या बना देंगे बेटा, ये एक तरह से नई स्पीशीज बन गए। अब ये इस बॉटल के अंदर तो वापस जा नहीं सकते। ठीक है, तो मान लो ये एक पॉपुलेशन थी, कुछ मेंबर्स इसके बाहर निकल गए जो अब ओरिजिनल मेंबर से बिल्कुल अलग हो गए। तो इन्होंने अब इसी नई जगह पर क्या किया, आपस में रिप्रोड्यूस किया, अपनी स्पीशीज़ का नंबर बढ़ाया, तो इन्होंने फाउंडेशन, नींव रखी यहाँ पे एक नई स्पीशीज़ की। दिस इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। जैसे कुछ बीटल थी, कुछ इस आइलैंड पे चली गई और अलग हो गई किसी भी वजह से, तो इन्होंने इस आइलैंड के ऊपर एक नई स्पीशीज़ बना दी। दिस इज नोन एज फाउंडर्स इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेशंस। नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता है सडन होती हैं।
It results in the formation of new phenotypes over few generation, जिसकी वजह से नई स्पीशीज डेवलप हो जाती है, दैट इज स्पेसिएशन। म्यूटेशंस, वही ह्यूगो डिवरीज वाला लगाओ, म्यूटेशंस की वजह से आई वेरिएशन। हार्मफुल वेरिएशंस जो है वो आगे नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी, बेनिफिशियल आगे आगे चलती जाएंगी, जब उन रिप्रोड्यूस करेंगी तो एक नई स्पीशीज डेवलप होती जाएगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा। हाँ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब आपको पता है रिकॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। इट इज द रीशफलिंग ऑफ जीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशंस। ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से आपस में एक्सचेंज हो गए, इसकी वजह से भी जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम को। पहला हमने देखा जीन का आउटफ्लो, दूसरा हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा हमने देखा म्यूटेशंस, और अब हम देख रहे हैं कौन सा, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक कौन सा रह गया हमारा, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज फिफ्थ वन। नाउ नेचुरल सिलेक्शन कैसे इफेक्ट करती है, हमें पता है कि नेचुरल सिलेक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट। कौन कौन सी, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। देखो जैसे मान लो, यस, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, नेचर सिलेक्ट द मीन एवरेज वैल्यू, बीच के ऑर्गेनिजम्स को चूज करती है, मीन एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसको और हम सिंप्लीफाई कर दें, अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे टॉल हाइट है और यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट हाइट है, तो स्टेबलाइजिंग के अंदर नेचर की कोशिश रहती है बेटा मीडियम हाइट वालों को चूज करने की, दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शन में कैसा होता है, एक डायरेक्शन की तरफ अगर ये पीक शिफ्ट कर जाए, मतलब मीडियम से शॉर्ट की तरफ अगर जाने लग जाए या टॉल की तरफ जाने लग जाए, तो दैट इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। डिसरप्टिव क्या होगा, एक तरफ तो नेचर एक्सट्रीम्स को चूज कर रही है, या तो टॉल वालों को या शॉर्ट वालों को, मीडियम वालों को नहीं चूज कर रही, दैट इज नोन एज डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये क्या है, एक्सट्रीमली टॉल या एक्सट्रीमली शॉर्ट, बीच वाले जो है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। ऐसे ही देखो, अब रैट को लेके समझना, दिस इज समवट लाइट ब्राउन कलर्ड रैट। नेचर ने क्या किया, ना तो बहुत ज़्यादा लाइट को चूज़ किया, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क को चूज़ किया, बीच वाले को, मीडियम ब्राउन वाले को सिलेक्ट किया, दैट इज स्टेबलाइजिंग। अब नेचर मीडियम वालों को ही सिलेक्ट करती जा रही है, पूरी की पूरी जो पीक है वो बीच वाली लाइन से यहाँ पे शिफ्ट कर गई, दैट इज डायरेक्शनल। अब एक तरफ नेचर कर रही है लाइट वालों को सिलेक्ट कर रही है, एक तरफ नेचर सिलेक्ट कर रही है डार्क वालों को, डार्क कलर को, दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो जहाँ आपको 2 पीक्स दिखती हैं डिसरप्टिव, जहाँ आपको एक साइड की तरफ शिफ्ट हुई पीक दिखती है डायरेक्शनल, जहाँ आपको मीडियम बीच में दिखती है दैट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो ये भी क्या करती है, आपकी हार्डी-वनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है। हियर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर, किसके अंदर, नेचुरल सिलेक्शन, ये स्टेबलाइजिंग में। वैल्यू एंड वेरिएशंस इज रिड्यूस्ड, ये कौन सा बेटा, स्टेबलाइजिंग, जब मीन वैल्यू को एक्वायर किया जाए। दिस इज मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, ये बीच वाली साइड, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, पीक गेट्स हायर एंड नैरोर बीच के अंदर, दिस इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरा कौन सा बेटा आपका, here individuals of one extreme value other than mean character value are more favored। तो इसमें क्या हो गया, ये पीक क्या है, शिफ्ट कर गए बेटा, दिस इज डायरेक्शनल, दिस इज डायरेक्शनल, पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शनल, दैट इज डायरेक्शनल, ठीक है। देन आ जाओ here नेचुरल सिलेक्शन, इसमें कौन सी है ये, दैट इज डिसरप्टिव। इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ द एक्सट्रीम्स, देखो इधर भी और इधर भी पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज चूज की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मोर फेवर्ड, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव, दिस इज
डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आई होप हमें ये क्लियर हो गया है। तो तीनों को आप सभी को कंबाइन कर दो। नेचुरल सिलेक्शन में अगर मान लो बॉडी साइज की बात ले लें, हम बॉडी साइज में मीडियम बॉडी साइज वाले चूज किए, तो ये कौन सी होगी बेटा? स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग। अगर कम ज़्यादा बॉडी साइज को चूज कर रहे हैं तो डायरेक्शनल। ठीक है, अगर दोनों मीडियम और मीडियम को नहीं कर रहे, या तो बहुत ज़्यादा कम बॉडी साइज या बहुत ज़्यादा हाई, इसको बोलेंगे डिसरप्टिव। डिसरप्टिव। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। चलो, हार्डी-वार्म्बर्ग इक्विलिब्रियम करने के बाद नाउ कम टू our next topic, that is brief account of human evolution। अब हम करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन, कैसे ह्यूमंस डिफरेंट स्टेजेस को पास करते हुए आज हम होमो सेपियंस वाली कैटेगरी में स्टैंड करते हैं। देखो, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं इस अर्थ पर, तो हमने इस पूरा का पूरा जो अर्थ पर लाइफ आने का जो टाइम पीरियड और आज का टाइम पीरियड है, इसको हमने 4 इराज के अंदर डिवाइड किया है, राइट। पहला इरा है बेटा प्रोटीरोजोइक, देन पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक इरा। ठीक है, 4 इराज हैं, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक इरा। ओके, अब इनमें देखो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, ऐसा मानते हैं 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहली सेलुलर फॉर्म अर्थ पर आई थी। सम ऑफ द सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हुआ, लाइट रिएक्शन तब चलनी शुरू हो गई, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दे बिकेम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशन अर्थ पर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। प्रोटीरोजोइक ईरा की बात हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था बेटा प्रोटीरोजोइक ईरा के अंदर? पहली सेलुलर फॉर्म्स आनी शुरू हो गई लाइफ के 2000 मिलियन ईयर्स एगो। कुछ सेल्स के पास ऑक्सीजन रिलीज करने की एबिलिटी थी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई प्रोटीरोजोइक एरिया के अंदर, और फिर उसकी वजह से सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म भी क्या बन गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पेलियोजोइक इरा के अंदर, पेलियोजोइक इरा को हम डिवाइड करते हैं बेटा 6 पीरियड्स में, दैट इज कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन। ठीक है, कैम्ब्रियन जो है हमारा 540 to 490 मिलियन ईयर्स एगो पहले आया था। ठीक है, 4 इराज है पेलियोजोइक इरा के अंदर, आगे हम पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन 490 से 443, और सिल्यूरियन हमारे पास है करीबन 425 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। कौन सा इरा है ये? पेलियोजोइक इरा। देन आता है बेटा पेलियोजोइक इरा के अंदर 6 पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं, 4th नंबर पे डिवोनियन, कार्बोनिफोरस और पर्मियन, ये वाले इरा आएंगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पेलियोजोइक इरा 500 मिलियन ईयर्स एगो, पेलियोजोइक इरा पे आ जाओ, प्रोटीरोजोइक के बाद नहीं गए, पेलियोजोइक इरा के अंदर। अब ये बातें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी। 500 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले क्या बनने शुरू हो गए, इनवर्टिब्रेट्स आने शुरू हो गए। कौन आए? इनवर्टिब्रेट्स। 450 मिलियन ईयर्स एगो पहले लैंड ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स जो है वो अपीयर होने शुरू हो गए। प्लांट्स कब अपीयर हुए बेटा? पेलियोजोइक इरा में 450 मिलियन ईयर्स एगो, और 400 मिलियन ईयर्स एगो फिर आर्थ्रोपोड्स ने इस लैंड को इन्वेड किया, और 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशेस भी इवॉल्व होनी शुरू हो गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सर्कुलर माउथ वाली फिश, राइट। चलो 540 से 252 पेलियोजोइक इरा जो चला, 500 मिलियन ईयर्स एगो कौन आया? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, 450 मिलियन ईयर्स एगो पहले लैंड पे ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स आने शुरू हुए। 400 मिलियन ईयर्स एगो आर्थ्रोपोड आने शुरू हुए।
350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुई, ये आपको याद रखनी है। लॉबफिन, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन फिशेस कुड मूव ऑन लैंड। अब देखो क्या होता था, जैसे जॉलेस फिशेस आई, लॉबफिन्स फिर आई, उसके बाद वो क्या करती थी, वाटर के बिल्कुल लैंड पे आ सकती थी और वापस जा सकती थी वाटर पे। तो ऐसा माना जाता है लॉबफिन्स जो हैं अब वो एवोल्यूट हुई और उन्होंने क्या बना दिया बेटा, पहले एम्फीबियंस, ठीक है, जो लैंड पे और वाटर पे दोनों पे रह सकते हैं। तो लॉबफिन को क्या माना जाता है, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, ठीक है। तो अर्ली एम्फीबियंस जो थे वो लॉबफिन से ओरिजिनेट हुए। तो फिर से देख रहे हैं 500 साल पहले कौन आया, 500 मिलियन ईयर साल पहले इनवर्टिब्रेट आए। 450 मिलियन ईयर्स पहले लैंड पर प्लांट्स आने शुरू हुए। 400 मिलियन ईयर्स एगो आर्थ्रोपोड्स आने शुरू हुए। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशेस आई। जॉलेस फिशेस में लॉबफिन को माना जाता है एम्फीबियंस और फ्रॉग का एंसेस्टर। तो अब अगर आप फिश में से बात करेंगे, सिलाकैंथ, दिस इज सिलाकैंथ, ठीक है, इट इज इट इज अ लॉबफिन फिश। ये है बेटा एम्फीबियंस का एंसेस्टर। बाहर आती थी, पानी के बाहर आती थी, थोड़ा देख के जाती थी, यस, वो सारा नज़ारा देख जाती थी कि यस सब मैं लैंड पर आ सकती हूँ। तो यहीं से क्या ओरिजिनेट हुए हमारे एम्फीबियंस, सिलाकैंथ से। ओके, अब क्या हुआ, ये देखो 38 की बात है, एक लॉबफिन फिश कॉल्ड सिलाकैंथ फिश का हमें ये कॉट की थी हमने, किसमें, साउथ अफ्रीका के अंदर, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। कब की बात है ये, 1938 में हमने देखा लॉबफिन को कैच किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो लॉबफिन ही थी ये जो एंसेस्टर थी फ्रॉग्स का और सैलामेंडर्स का। यस, देन आओ, यस दिस इज सेम स्लाइड हमारी रिपीट हो रही है। हाँ, तो अब हमें पता लग गया बेटा एम्फीबियंस आ गए, ठीक है। एम्फीबियंस के आने के बाद फिर क्या हुआ, 320 मिलियन ईयर्स एगो ये सीवीड्स, पानी के अंदर सीवीड्स आनी शुरू हो गई और कुछ प्लांट्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे। एम्फीबियंस धीरे धीरे इवॉल्व हो गए रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि लैंड पे आने के लिए बहुत सारी अडाप्टेशन करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ड्राई उनको मॉइस्ट, दे ले थिक शेल्ड एग्स जो ड्राई नहीं होते सन के अंदर, राइट। एम्फीबियंस तो क्या थे, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता था, बट अब वो एम्फीबियंस अपने आप को एवोल्यूट करके बना लिया रेप्टाइल, क्योंकि लाइफ कहाँ आ रही थी, वाटर से लैंड की तरफ आ रही थी। तो लैंड पे आने के लिए कुछ अडाप्टेशन चाहिए थी, जिनमें क्या था, थिक शेल्ड के एग रिलीज करने, एग बनाने शुरू किए ताकि वो सन में ड्राई ना हो। जाइंट फर्न्स बने जिनको बोलते टेरिडोफाइट्स, दे वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल, और जिसकी वजह से धीरे धीरे कोल डिपॉजिट होना शुरू हो गया, राइट। तो कोल बनाने शुरू कर दिए। तो इनके देखो हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं, फॉसिल्स हैं हमारे पास रेप्टाइल्स के। ओके, अब देखो, अब आती है बेटा हमारे पास मीजोजोइक ईरा। मीजोजोइक ईरा किसकी एज है, दैट इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म मीजोजोइक ईरा के अंदर इस धरती पर आने शुरू हो गए। इनको बेटा हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। 230 मिलियन ईयर्स एगो ट्राइएसिक, जुरासिक 208 मिलियंस, क्रिटेशियस 144 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये इस पूरी लैंड के ऊपर जिम्नोस्पर्म्स है, डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब रेप्टाइल्स आने शुरू हो गए। जुरासिक पार्क को आपने पढ़ा होगा जब डायनासोर्स अपीयर हुए थे, राइट। मीजोजोइक ईरा में 200 मिलियन ईयर्स एगो कुछ लैंड रेप्टाइल्स वापस वाटर के अंदर चले गए टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, दैट इज इक्थाइसॉर्स। इक्थाइसॉर्स क्या थे, वो रेप्टाइल्स थे, ये रेप्टाइल लाइक फिश थी जो वापस वाटर के अंदर चले गए। नहीं रास आया उनको धरती का जीवन, तो वापस चले गए, वापस एवोल्यूट हो गए। फॉर एग्जाम्पल इक्थाइसॉरस। ओके, देन हमारे पास है बेटा मीजोजोइक ईरा के अंदर 200 मिलियन ईयर्स एगो
कुछ लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू इक्थाइसोरस, मतलब फिश लाइक रेप्टाइल्स। और जो लैंड रेप्टाइल्स थे कौन से रह गए? डायनासोर्स जैसे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था बेटा उस टाइम पे, डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स रह गए अर्थ के ऊपर, और जो उस टेम्परेचर को नहीं झेल पाए वो चले गए बेटा वापस पानी के अंदर। तो टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, है ना, स्टीगोसॉर्स, ब्रैकियोसॉर्स एटसेट्रा, ये कौन से थे? लैंड रेप्टाइल थे। दीज वर डायनासोर्स। ओके, that we have done. Yes, कुछ लैंड रेप्टाइल ये हमने देख लिया। T-Rex was the largest dinosaur that is 20 feet in height, huge fearsome dagger-like teeth. Dagger-like teeth थे जो किसी खुदाई में मतलब काम आते हैं। These are dagger-like teeth, right? लैंड रेप्टाइल्स कौन से थे? टायरानोसोरस रेक्स, ये सबसे बड़ा था बेटा, dagger-like teeth थे इसके, ठीक है। टूथेड बर्ड्स वर इमर्ज्ड, फिर धीरे धीरे टूथ वाले बर्ड्स आने शुरू हो गए थे। अब आते हैं बेटा हम मैमल्स और एंजियोस्पर्म्स की जो एज है, दैट इज सीनोजोइक इरा। मैन और एंजियोस्पर्म जो हम आज देखते हैं कौन सा इरा है? दैट इज सीनोजोइक इरा। इट हैज टू पीरियड्स, टर्शरी पीरियड and quaternary period. Quaternary period 2 million years ago, that is known as the age of man, और 66 million years ago कौन सी एज थी? टर्शरी एज थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता था, सीनोजोइक इरा के अंदर 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स एकदम से डिसअपियर हो गए। डायनासोर्स एकदम से डिसअपियर हो गए। कुछ कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, कुछ कहते हैं कि वो बर्ड्स के अंदर इवॉल्व हो गए, राइट। फर्स्ट मैमल्स वर श्रू लाइक एंड देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड। कुछ मैमल्स थे जो श्रू साइज के थे, छोटे साइज के थे। एंड क्या हुआ, साउथ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे मैमल्स भी थे जो हॉर्स से, हिप्पोपोटामस से, बियर रैबिट से भी मैच करते थे। फिर क्या हुआ बेटा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आपस में कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए, तो कुछ यहाँ रह गए, कुछ यहाँ चले गए, राइट। व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका के फोना को इन्होंने, दे वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये जो एनिमल्स थे इनको अब नॉर्थ अमेरिकन फोना ने, फोना के बन गए, मतलब उन्हीं के वहाँ पे बन गए ये। साउथ अमेरिका के अंदर मैमल्स, हॉर्स, हिप्पोपोटामस जैम्बल करते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को ज्वाइन हो गए आपस में, और जिसकी वजह से ये एनिमल्स अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन फोना के पार्ट बन गए। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव तो कर गए, बट कंपटीशन नहीं था किसी और मैमल से उनके पास, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के पास, ठीक है। तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही होके रह गए। नेक्स्ट अब हम करेंगे, देखो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ये है आपके लिए प्लांट्स का एवोल्यूशन एंड दिस इज एनिमल एवोल्यूशन, और ये आपकी एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। देखो प्लांट एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा क्लोरोफाइट एंसेस्टर से हमारे पास ओरिजिनेट हुए ट्रेक्योफाइट्स, देन राइना टाइप प्लांट्स, और देन हमारे पास आए साइलोफाइटोन। क्लोरोफाइटा और ट्रेक्योफाइटोन के बीच में, एंसेस्टर्स के बीच में हमारे पास है, ये एक ब्रांच निकलती है किसकी? दैट इज ऑफ ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। क्लोरोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा के बीच में से एक ब्रांच निकलती है ब्रायोफाइट्स की। देन ट्रेक्योफाइटा और राइना टाइप प्लांट्स के अंदर हमारे पास आती है यहाँ पे जोस्टेरोफाइलम। जोस्टेरोफाइलम में हमारे पास है आर्बोरेंट, लाइकोपोड्स, देन हमारे पास यहाँ से हमारे पास लाइकोपोड्स, लाइक ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं। ये बेटा इस तरफ दिए हुए पीरियड्स, दैट इज पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, और ये इराज हैं, दीज आर इराज, और ये इनके पीरियड है सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन, ट्रांसियक, जुरासिक, क्रस्टेशियस, टर्शरी एंड क्रोटर्नी, ठीक है। राइना टाइप प्लांट्स ऑफ साइलोफाइटोन से हमारे पास निकलते डिफरेंट ब्रांचेस, दैट इज स्फिनोप्सिडा, हॉर्सटेल,
यहीं से निकले हमारे पास फर्न्स, और यहीं से निकलते हमारे पास जिंकोगोस, देन कॉनिफर्स, और यहाँ से निटेल्स, और यहीं से एक और ब्रांच निकलती है प्रोजिम्नोस्पर्म्स, वो बन गए सीड फर्न्स, साइकेड्स, और यहाँ से हमारे पास निकले डाइकोट्स, देन मोनोकोट्स, एंड सबसे हायर फिर आगे हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। तो सबका कॉमन एंसेस्टर बेटा क्लोरोफाइटा एंसेस्टर्स। तो हमारे पास सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए, एक तरह से ब्रायोफाइट्स आए, देन ट्रेक्योफाइट्स और राइना टाइप प्लांट्स के बीच में हमारे पास डिफरेंट टाइप के लाइकोपोड्स, और फिर साइलोफाइटोन से हमारे पास ये आ गए आपके होर्सटेल, फर्न्स, जिंकोगो, कॉनिफर्स, साइकेड्स जैसे प्लांट, और अल्टीमेटली नाउ एंजियोस्पर्म का जो टाइम चल रहा है दैट इज मोस्ट एडवांस्ड वाले फ्लावर। और इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अब हमारे पास आते हैं एनिमल्स का एवोल्यूशन। तो अर्ली रेप्टाइल्स, सबसे पहले क्या हुआ, अर्ली रेप्टाइल्स आए, ठीक है। अर्ली रेप्टाइल्स से हमारे पास यहाँ पे दो ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ निकले हमारे पास साइनोप्सीडा और सौरोप्सीडा, ठीक है। कुछ ये रेप्टाइल्स जो किस में कन्वर्ट हो गए, टर्टल्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद एक ब्रांच आई हमारे पास सौरोप्सीडा, सौरोप्सीडा से हमारे पास और दो ब्रांचेस निकल रही है, और इधर से साइनोप्सीडा, साइनोप्सीडा से निकले बेटा पैलिकोसॉरस जैसे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और सौरोप्सीडा से यहाँ से हमारे पास थीकोडोंट्स आए, थीकोडोंट से फिर हमारे पास आए डायनासोर्स, और यही कुछ थीकोडोंट्स ऊपर जाके क्रोकोडाइल्स के अंदर भी कन्वर्ट हो गए। और इधर से सौरोप्सीडा की एक ब्रांच से लिजार्ड लाइक ऑर्गेनिज्म, देन हमारे पास आते हैं दैट इज स्नेक्स, यहाँ से आगे हमारे पास स्नेक्स, और यहाँ हमारे पास आगे कुछ टर्टल्स जैसे ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से थीकोडोंट से फिर एक लाइन निकली किसकी, डायनासोर्स की, और कुछ निकले हमारे पास क्रोकोडाइल्स, राइट। अब क्या हुआ, पेलिकोसॉरस, पेलिकोसॉरस एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन यहाँ से हमारे पास आता है थैरोप्सीडा, थैरोप्सीडा से बने सीधे मैमल्स, और इधर से डायनासोर से एक ब्रांच निकल रही है हमारे पास किसकी, बर्ड्स की। तो इस तरह से जो अर्ली रेप्टाइल से लैंड के ऊपर एवोल्यूशन हुआ, फ्रॉम टर्टल से शुरू करके हम कहाँ पहुँच गए, मैमल्स तक, राइट। तो इस तरह के ये रेप्टाइल्स का सारा हमारे सामने ओरिजिन हुआ। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ह्यूमन एवोल्यूशन, लेट अस स्टार्ट विद ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। हमने देख लिया प्लांट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एनिमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्ली रेप्टाइल से कैसे डिफरेंट ब्रांचेस निकली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे एवोल्यूशन होते होते आज हम इस स्टेज पर आ गए हैं। ओके, सबसे पहले देखो पूरे एवोल्यूशन में हम बात करते हैं ड्रायोप्थिकस और रामाप्थिकस की। सबसे पहले हम स्टेज कौन सी लेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन में, ड्रायोप्थिकस एंड रामाप्थिकस। 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोप्थिकस रामाप्थिकस आए। हेयरी बॉडी थी बेटा इनकी, गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। लिम्स की लेंथ, फोर लिम्स की और हाइंड लिम्स की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल सी थी। ड्रायोप्थिकस जो थे ज़्यादा एप लाइक थे, ड्रायोप्थिकस ज़्यादा एप लाइक थे, और रामाप्थिकस जो थे वो ज़्यादा मैन लाइक थे। तो पहले कौन सा है, ड्रायोप्थिकस। आप देखो इनके हैंड की साइज और इनकी लेग्स की साइज ऑलमोस्ट सेम है, और समवट गोरिल्ला की तरह चलते थे, और रामाप्थिकस थोड़ा थोड़ा मैन से रिजेंबल करता था। ओके, देन देखो 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स आए, किसमें, ईस्टर्न अफ्रीका में। कैसे पता लगा बेटा हमें, ये डिफरेंट स्कल्स मिले। इनकी हाइट अप टू 4 फीट थी, और ये सीधे चलते थे, ये सीधे चलते थे। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन द फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स मिली कहाँ, इथोपिया और टंजानिया में। तो ड्रायोप्थिकस रामाप्थिकस के जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं इथोपिया और टंजानिया में मिलते हैं। ओके, उसके बाद देखो देन आते हैं बेटा ऑस्ट्रेलोप्थिकस। ऑस्ट्रेलोप्थिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए। ईस्ट अफ्रीकन ग्रास लैंड के ऊपर ही रहते थे और हंट करते थे, शिकार करते थे स्टोन वेपन्स को यूज करके, और क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। तो देखो दिस इज ऑस्ट्रेलोप्थिकस। देन हमारे पास आता है होमो हैबिलिस। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रेलोप्थिकस, देन होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस में 2 मिलियन ईयर्स एगो इनकी एज मानी जाती है। पहले ह्यूमन लाइक थे, दैट इज होमिनिड, है ना।
ब्रेन कैपेसिटी इनकी 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, और ये मीट नहीं खाते थे, ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स एगो इनकी एज है, ब्रेन कैपेसिटी हो गई अब 900 सीसी, और ये भी क्या खाते थे, मीट खाते थे। और होमो इरेक्टस इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मतलब शिकार करना शुरू कर दिया था, आग भी जलानी शुरू कर दी थी, ठीक है। चलो, देन होमो निएंडरथल। निएंडरथल मैन 1 लाख to 40,000 ईयर्स एगो इनकी एज है, ब्रेन कैपेसिटी और बढ़ गई 1400 सीसी। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कपड़े मतलब ऐसे वाले कपड़े नहीं, मतलब एक तरह से हाइड करना शुरू कर दिया, पत्तों से या किसी और चीज़ों से, जानवरों की खाल से इन्होंने अपने शरीर को हाइड करना शुरू कर दिया, और अपने जो डेड वंस थे उनको बरी करना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट, ओके। उसके बाद जब हम होमो सेपियंस की बात करते हैं, दैट इज अ मॉडर्न मैन, दिस इज 75,000, तो 10,000 साल पहले की बातें हैं, ईयर्स एगो, दैट इज आइस एज। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो है इनको डेवलप हुआ, हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। 18,000 साल पहले इन्होंने केव्स के अंदर ही ड्राइंग करनी शुरू कर दी, मतलब कोऑर्डिनेशन हैंड का अच्छा था इनका। एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, ह्यूमन सेटलमेंट्स होने लग गए, मतलब आपस में इन्होंने एक जगह देख ली जहाँ पे ये सेटल हो सकते थे, वहीं पे एग्रीकल्चर करते थे, अबाउट 10,000 साल पहले, ओके। अब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन को अगर याद करें तो कैसे करेंगे, ड्रायोप्थिकस, रामाप्थिकस, ऑस्ट्रेलोप्थिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस। तो ड्रायोप्थिकस से शुरू करते करते हम कहाँ पहुँच गए, होमो सेपियंस तक, ओके। होमिनिड की जो हम फैमिली है, ये कुछ हमें स्केल्स मिलते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, दैट इज शोइंग कैसे ब्रेन कैपेसिटी जो है इनकी चेंज होती गई। A comparison of skulls of adult modern human being, baby chimpanzees, adult chimpanzees। तो देखो, adult human being की जो skull है इस तरह की है, and this is baby chimpanzees and this is adult chimpanzees। The skulls of baby chimpanzees is more like adult human skull than adult chimpanzees। adult chimpanzees से हमारी skull इतनी मैच नहीं करती जितनी adult बेबी से मैच करती है, राइट। तो ये सब बातें हमें क्या शो करती हैं, एवोल्यूशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड नाउ इज द टाइम टू से थैंक यू, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल साइंस इजली। इस स्कैन की हेल्प से आप साइंस इजली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।